अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी विक्रम सिंह साहब, जो कि एक्स डीजी यूपी पुलिस हैं, और मैं खुद भी क्योंकि यूपी से अपने आप को मानती हूँ। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके। थैंक बड़ी यू। मेहरबानी आरजू साहिबा कि आपने मौका दिया दोबारा खिदमत का। और मुझे बड़ी खुशी होती है, बेइंतहा खुशी होती है आपके चैनल पे आकर के, क्योंकि उसकी मकबूलियत और उसको लोग इतना पसंद करते हैं। दिल से दुआ देते हैं आपको और आपके चैनल को। और आपको भी 26 जनवरी इंडिया के इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले सर आपको मैं यही कहने वाली थी कि 26 जनवरी की बहुत मुबारकबाद। आज मैं जाऊंगी भी, आपकी शुक्रिया। एम्बेसी ने एक इवेंट रखा है और उसमें मेरा इनविटेशन कार्ड आ चुका है, तो मैं आपसे वाह। बात करने के बाद जो है जी। इंडियन एम्बेसी इवेंट पे जाऊंगी। सर सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस है रिपब्लिक डे की, आप लोग जो सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा सा हमें बताएंगे। जी, 14 अगस्त को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली, 15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। 1950 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर मेन तौर पे उन्होंने जो लिखने वालों में से थे, हालांकि उसमें तो बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत बड़ा और अहम रोल था। तो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को लागू हुआ और हम लोग एक रिपब्लिक घोषित हुए। ये इंपॉर्टेंस है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित हुए 26 जनवरी 1950 को। तो इसलिए हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं उसकी यादगार में, क्योंकि यादगार दिन था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ मिला। और नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो इंग्लैंड ने कायम किया था, उसके दौर से हम लोग चले आ रहे थे तब तक। अब 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। बिल्कुल, लेकिन सर साथ-साथ हमने ये भी देखा कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जैसे आपने बात की, तो इन दोनों कंट्रीज़ में आपको अब क्या लगता है कि इतने साल हो गए, 75 साल हो गए, अब अभी भी जो है एक टेंशन बनी हुई है। 2 दिन पहले हमारे यहाँ से फिर कहा गया कि जी कोई रॉ के एजेंट उन्होंने पता नहीं कहाँ से ढूँढ के निकाल के पकड़े। तो सर आखिर सही होने की तरफ वो मामलात क्यों नहीं चलते? आपके ख्याल से पाकिस्तान की गलती है, या आपको लगता है कि दोनों कंट्रीज़ इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में? देखिए, शक की बुनियाद पे आरजू साहिबा बहुत कुछ चीजें वो दिखाई पड़ती हैं जो हकीकत से बिल्कुल अलग होती हैं। और शक का जो मर्ज होता है, उसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो ये शक की बीमारी दूर करनी होगी। मैं गुजारिश करूंगा कि आपको और पाकिस्तान के सभी जो आपका चैनल देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे यहाँ के बहुत बड़े हुँ। हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर थे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी थे और बहुत ही आलिम फाजिल हमारे एक लीडर थे। उन्होंने एक प्रोफेसी की थी पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान की बुनियाद में, संग बुनियाद में ही उसकी डिस्ट्रक्शन की जड़ें मौजूद हैं। और अगर इसको एहतियात नहीं बरता गया तो इसके बड़े खौफनाक नतीजे हो सकते हैं, और जो सामने दिखाई पड़ रहे हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का ये जो वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा, आप चाहें तो उसको गौर करें। उनकी प्रोफेसी थी कि 75 साल के अंदर, जो कि करीब पूरे होने वाले हैं, पाकिस्तान खुशगवार जो बहुत हालात थे वो अब दिखाई नहीं पड़ेंगे। मैं उन्होंने ये भी कहा था कि अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन जो उन्होंने प्रोफेसी की थी वो साफ दिखाई पड़ रही है। और आपके यहाँ हसन निसार साहब, मैंने पहले भी तस्करा किया था, मैं उनकी बड़ी हुँ, इज्जत करता हूं। वो उन्होंने अपने एक शो में कहा था मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूं। हुँ। वो हसन निसार जिनको पाकिस्तान की मिट्टी से मोहब्बत है, पाकिस्तान के एक एक आब हवा से और पेड़, दरख्त और दरो दीवार से मोहब्बत है, वो कह रहे हैं कि यहां पर मैं किस लिए रुकूं, मैं किस बात के लिए रुकूं। दवा में मिलावट, दूध में मिलावट, चूहे के गोश्त के कबाब अगर बेचे जा रहे हैं आवाम को, इस पाकिस्तान के लिए तो हम लोग ने जिद्दोजहद नहीं की थी। अब जो हालात थे, जब हम लोग साथ साथ 1947 में चले थे, तो हमारा एक तरीके से तिजारत, इंडस्ट्री बिल्कुल बराबर था। ये क्या वजह है कि एक तरफ जो है हिंदुस्तान काफी आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया, और पाकिस्तान नहीं बढ़ पाया। ये चीज सोचना होगा कि वहां की कियादत और सरपरस्ती, वहां के जो लीडरान हैं, क्या उन्होंने वो इंटेग्रिटी, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाया। अब जो हालात है पाकिस्तान में, जो महंगाई, मुझे बताया जाता है कि बिजली, पेट्रोल, खाने पीने का सामान और लॉ एंड ऑर्डर। हसन निसार साहब ने एक चीज और कही थी कि आज हम पाकिस्तानियों को एक ही चीज बस है कि हमारे बच्चे जब काम करने जाए, पढ़ने जाए, तो सही सलामत घर वापस आ जाए।
अब ऐसे बुरे हालात के लिए तो जरूर है कि कायदे आजम ने पाकिस्तान नहीं बनाया था। कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था इसलिए कि खुशहाल रहे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश ऐसे रहे जैसे अमेरिका और कनाडा रहते थे। जो तब नजरिया था पंडित नेहरू का और कायदे आजम का, तो वही था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक बड़े भाई एक छोटे भाई की तरह, यानी दो भाइयों की तरह रहे, जैसे अमेरिका और कनाडा आज तक है। क्या कारण है कि ये जो ना इत्तेफाकी आई, ये जो एक सोच आई लड़ाई झगड़े की, फसाद की, और जो फंडामेंटलिज्म आया, इसकी सिर्फ एक फसाद है कि फंडामेंटलिज्म, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शर्मिंदा न सिर्फ दुनिया के सामने हुआ बल्कि अपनी नजरों में भी होना पड़ा। और आप देखिए कितने उम्दा लोग हैं जिन्होंने इस बात को कहा कि कम से कम अब तो चेत जाओ, अब तो तरक्की पसंद आ जाओ। क्या वजह है? आपके यहाँ इतने पैनलिस्ट आते हैं जो हजरात अमेरिका से आते हैं, नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, उनको जी, पाकिस्तान से साजिद तारड़ साहब, सर साजिद साजिद तारड़। तारा साजिद तारड़ साहब, इतनी मोहब्बत है उनको पाकिस्तान से, और उनका दर्द, और उनके आंख से बस आंसू नहीं निकलते हैं, बाकी उनका दर्द जिसका एहसास, और वो भी आप ही की तरह हर दिल अजीज है हिंदुस्तान में। जैसे आप हिंदुस्तान में हर दिल अजीज हैं, तो साजिद तारड़ साहब भी हर दिल अजीज है हिंदुस्तान में। उनको इतना दर्द होता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी क्या कर सकते थे और क्यों नहीं कर पाए। अगर हम इसे कहें कि सिर्फ दो चीजों में, इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी, जहनी भी, और दूसरा ये फंडामेंटलिज्म, इसको कंट्रोल कर दे। आखिर क्या वजह है? साजिद तरार साहब वहां इतने कामयाब बिजनेसमैन हैं, और एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं है, हजारों लाखों कामयाब बिजनेसमैन अमेरिका, कनाडा, जर्मनी में है, वहां पे तो बहुत कामयाब है, और पाकिस्तान में क्यों फेलियर है? अब हम बात आते हैं कि इस फेलियर की बात आके कहां खत्म होती है। एक सबसे एक 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 ग्रुप है, एक मैं समझता हूं एक आइडेंटिटी है कुछ लोगों की, जिनकी सारी तिजारत, सारी सियासत और सारी पॉलिटिक्स चलती ही है इंडिया हेटिंग के ऊपर लेकर के। अब इंडिया हेटिंग को लेकर के कोई इसके अलावा उनके पास कोई मसला बचा नहीं है। महंगाई वो दूर कर नहीं सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव कर नहीं सकते हैं, तो इस तरीके के शोषे करने से रॉ का एजेंट अगर है तो उसके सबूत दीजिए, सबूत अगर है तो उसको पेश कीजिए। अगर सबूत है तो दोनों मुल्क ऐसे हैं, अभी तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस मौजूद हैं, उनको सॉल्व कीजिए। ये इल्जाम लगाने और उसके ऊपर प्रेस में जाकर के, हमारे जैसे बासित साहब इसके बहुत ही माहिर थे, आपके चैनल पे भी कई बार बासित साहब तशरीफ लाए हैं, तो ये तरीका डिप्लोमेसी का नहीं। ये मैं अगर करता तो कहते भाई आप तो वर्दी पहनने वाले पुलिस के हैं, तो आपसे तो उम्मीद भी की जाती है कि आप जहालत की बातें करें, लेकिन डिप्लोमेट से जहालत की उम्मीद नहीं की जाती है। डिप्लोमेट से वो बात उम्मीद की जाती है कि जो मरहम लगाए, जो अमन की बात करे, जो कि किसी जो जहां पर एक तरीके से टेंशन है उसको खत्म करने की बात करें। फिर अगर नहीं है तो फिर आप डिप्लोमेट को क्यों बुलाते हैं? आप डिप्लोमेट को न बुला करके फिर आप थानेदार को या किसी पुलिस अफसर को बुला दीजिए, वो और मामले को बिगाड़ देगा। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि ये न हो तो ज्यादा अच्छा है, और ये मौका ऐसा नहीं है। आरजू साहिबा, आज टेक्नोलॉजी, आज वो जमाना नहीं है जो 20 साल पहले एजेंट को भेजना पड़ता। आज बिना एजेंट को भेजे, जो दुनिया के तरक्की पसंद मुल्क हैं, वो बिना एजेंट भेजे, आपने कहीं देखा है इजराइल अपने एजेंट अब कहीं भेजता है? वो बिना एजेंट भेजे अपने तौर तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली, साइंटिफिकली, और अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, एसेट्स हैं, उनके जरिए सारी मालूमात पता लगा लेता है, और मालूमात ऐसी पता लगा लेता है कि वहां एजेंट भेजने की जरूरत ही नहीं है। मुझे ये बताया जाता है कि इजराइल के एक ऑफिस से, बताने की जरूरत नहीं है कहां पर है, एक ऑफिस एशिया में है, और उसमें बताते कभी 10 से ऊपर मुलाजिम नहीं रहते हैं, 8 या 9 रहते हैं। लेकिन एशिया के अंदर कोई भी कार्रवाई, कहीं भी कोई ऐसी मशकूक हालात होते हैं या इजराइल के लिए खतरा होता है, इन 8 या 9 ऑफिसर्स उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करके उसके ऊपर प्रिकॉशन ले लेते हैं। वो एजेंट भेजने के जमाने, आरजू साहिबा, वो अब चले गए। अब एजेंट भेजने के जमाने नहीं रहे, और अगर एजेंट पकड़े हैं किसी ने तो इल्जाम लगाने से अच्छा है कि आपस में उसको बैठ के दूर करें, उससे टेंशन भी दूर होगा, उससे ताल्लुकात भी अच्छे होंगे, और सबके लिए बेहतरी होगी। देखिए, इंडिया पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकता, पाकिस्तान इंडिया को नहीं खत्म कर सकता है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब अगर किसी ने, खुदा न करे, भगवान न करे, अगर इस्तेमाल करेगा, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के साथ तो नहीं रहेंगे, वो पूरी दुनिया के ऊपर मुतासिर करेंगे।
और अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर चलाया तो ये मान के चलिए कि सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिंदू मरेंगे। ये एक गिनती की गई थी, सर्वे किया गया था कि पाकिस्तान के कम से कम 20% अजीज उसमें हलाक हो सकते हैं। और यही बात पाकिस्तान के ऊपर भी है कि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाने से पहले सोच लें कि अगर पाकिस्तान पे अगर किसी ने हमला किया या हिंदुस्तान ने किया तो ये मान के चलिए 25-30% जो हलाक होंगे वो हिंदुस्तानियों के ही रिश्तेदार और अजीज होंगे। तो ये एक अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाना यह खुदकशी से ज्यादा नहीं होगा। बेहतर होगा कि इसको पूरी चीज को बस्ता खामोशी में डाल दें। यह कभी होने वाला नहीं है और न हो। हमारी जो भी ना इत्तेफाकियां हैं इतनी बड़ी कोई नहीं है जो हम लोग मेज पे बैठ करके जिसको सुलझा नहीं सकते। एक दूसरे की इमदाद कर सकते हैं, फ्री ट्रेड के जरिए कर सकते हैं और एक बार नो वॉर ट्रीटी कर ले, नो टेरर एग्रीमेंट कर ले और फिर मैं देखता हूं कि हमारी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि यहां पर अमन हो। हिंदुस्तान पाकिस्तान में किसी तरीके की तिजारत या साइंटिफिक कोई एग्रीमेंट हो, क्योंकि अगर एग्रीमेंट हो गया आप खुद समझ सकती हैं कि जो बेस्ट ब्रेन है इसी सब कॉन्टिनेंटल में है। अगर इस सब कॉन्टिनेंटल का इतना बढ़िया ब्रेन है तो बेहतर इनको लड़ाते भिड़ाते रहो, ब्रेन ड्रेन करा दो पाकिस्तान में, उनका ब्रेन वहां चला जाए। क्योंकि क्या वजह है कि अमेरिका जाकर के टॉप साइंटिस्ट इंजीनियर्स वहां है, इंग्लैंड में जाकर के टॉप साइंटिस्ट इंजीनियर्स वहां पर है, लेकिन पाकिस्तान में सब फेलियर। तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की तरक्की हो। इस कॉन्स्पिरेसी को समझे और इस कॉन्स्पिरेसी से बाहर आ जाए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए सर। और यकीनन जो नई गवर्नमेंट हो या जो नए पॉलिटिशियंस हमारे आ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोग, उनको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, तभी ये कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर वही सोच लेके चलते रहे कि नहीं भारत हमारा दुश्मन है, या भारत ये सोचे कि नहीं पाकिस्तान जो है वो क्योंकि हमसे अलग हुआ था तो ये हम इन्हें पसंद नहीं करते, वही सोच रखेंगे तो फिर कुछ भी बदल नहीं पाएंगे। और एक नेगेटिव किस्म का ही माहौल हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी फिर इसका मतलब है तैयार कर रहे हैं। मगर सर आपका ताल्लुक पुलिस से रहा है, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि भारत की प्रोग्रेस में, भारत की तरक्की में पुलिस डिपार्टमेंट का कितना रोल आप समझते हैं कि रहा है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल ये दो मुद्दे अगर नहीं होंगे तो वहां पर तरक्की नहीं हो सकती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। जहां पर पुलिसिंग बहुत अच्छी होती है, जहां लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहता है, जिसकी मिसाल आपके सामने महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, किसी हद तक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी है और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भी है कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। क्योंकि पहले जब कभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं बिजनेस या फैक्ट्री लगाता है ये सोचता है कि क्या उसका इन्वेस्टमेंट महफूज है कि नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट महफूज है तो वो पूरी अपनी ताकत झोंक देगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग गया कि ये तो चला जाएगा बट्टे खाते में, गुंडे मवाली लूट लेंगे, या यहाँ पर आकर के मालूम पड़ा कि हमारे इंजीनियर्स और हमारे सीनियर मैनेजर्स डायरेक्टर्स वहां गए और उनको सबको अगवा कर लिया और कनपटी में बंदूक रख करके उनसे पैसा वसूलने लगे, या उनका कत्ल कर दिया, या उनके साथ ऐसी हरकत कर दी जो कि नाकाबिले बर्दाश्त, और पुलिस को आना पड़े, तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे माहौल में एक पैसा नहीं लगाने वाला है। तो पुलिस का रोल ये है कि जो इस तरीके के लोग हैं जिसका कि हसन निसार साहब कहते हैं काले शीशे में बंद, और हाईकोर्ट ने भी पाकिस्तान की ये कहा था कि AK-47 आई कहां से, इन लोगों के हाथों में खुलेआम AK-47 लेके घूम रहे हैं। अगर इस तरीके से कहीं भी पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में कम से कम अब ये नहीं हो सकता कोई AK-47 लेकर के काले शीशे अब बंद हो गए। मैं समझता हूं कि ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। ऑटोमेटिक वेपन्स जो फोर्सेस के वेपन है वो पुलिस और आर्मी के पास रह सकते हैं, आवाम के पास नहीं रह सकते हैं। पहले ये था कि आप कितने भी लाइसेंस रख लीजिए, मेरे पास खुद एक जमाने में 12-14 लाइसेंसेस थे, फिर युवा कि नहीं आप एक शख्स 3 लाइसेंस रख सकता, अब 2 हो गया है। तो हथियारों पे थोड़ा सा कंट्रोल रहे सरकार का। कानून के लिए यह है कि कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, पुलिस का काम यह है कि अगर लाकानूनियत फैलाई, गुंडागर्दी की और इस तरीके के कोई काम किया कि लाकानूनियत फैल रही है, तुरंत ऐसी एक नसीहत दें कि 7 पुश्त याद रखें। तो आप समझ लीजिए कि फिर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त रहता है। लेकिन अगर हम चेहरा देके करेंगे, अरे साहब ये तो मालूम पड़ा कि ये तो वीआईपी क्रिमिनल है, तो कहेंगे भाई कहाँ दरोगा जी, क्योंकि लिंगो कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, दरोगा जी कोतवाल साहब आपने तो रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, तो मेरी नौकरी ले लेंगे। आपने किसी को, अरे उनको तुरंत
एक प्याला चाय और 2 समोसे खिलाइए, रुखसत कीजिए, माफी मांगिए। अगर ऐसा एटमॉस्फेयर होगा तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरेगा। लेकिन जब ऊपर से ये आ जाता है और ऊपर से जब मतलब कि टॉप मोस्ट लेवल पे वो किसी क्रिमिनल से पैसा न ले, किसी क्रिमिनल के जरिए प्लॉटों पे कब्जा न कराए, किसी क्रिमिनल के जरिए अपने पॉलिटिकल स्कोर न सेटल करें और ये कह दें कि भाई कोई भी क्रिमिनल हो उसके खिलाफ माकूल कार्रवाई करिए, हम बीच में इंटरफियर नहीं करेंगे। तो आप देखिएगा अर्जू साहिबा, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा और इन्वेस्टमेंट आएगा, जैसे कि अब आने लगा है पूरी तरीके से और बहुत एक खुशनुमा एक इकोसिस्टम इनमें तैयार हो गया है। लेकिन यही चीज आपको पाकिस्तान में देखना होगा, जो चीज की जा सकती है और जहां चाहते हैं वहां हो भी जाता है। लेकिन जब हसन निसार साहब ऐसे, साजिद तरार साहब ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये हो क्या रहा है, इस पे कुछ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं ये AK सीरीज वेपन्स लेके काले शीशों की गाड़ियों में लोग घूम कैसे रहे। तो पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर और ऐसा कर दे कि विदाउट एक्सेप्शन इन्वेस्टिगेशंस पूरे हों, क्राइम और क्रिमिनलिटी पूरे कंट्रोल में हो और सेंस ऑफ जस्टिस हो, कि चाहे पैसे वाले हों, गरीब हो, सबसे पहले गरीब, और जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हो, जो गरीब लोग हों विशेषकर, और खास तौर पे जो महिलाओं की, जो लेडीज की हिफाजत है, उसके बारे में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दें। सर पाकिस्तान में ये भी होता है कि जैसे किसी का मर्डर हो गया है तो फैमिली जो है वो माफ कर दे, कुछ पैसा वैसा लेके, जो कहलाता है। क्या भारत में या दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि इस तरह से छोड़ दिया जाए? देखिए शरिया में ये है, गुंजाइश होती है कि अगर जो विक्टिम फैमिली है माफ कर दे तो वो खारिज हो जाती है। तो जहां शरिया चलता है गालिबन वहां होगा। लेकिन हम लोग चलते हैं अपने कानून से। हमारे कानून में, क्रिमिनल लॉ में, किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं है और कत्ल और ऐसे मामले में तो बिल्कुल कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो ये तो सोचना भी नहीं है और ये एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है कि जो रसूखदार लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वो कत्ल भी करेंगे और 10-20 लाख रुपए दे करके माफीनामा भी ले लेंगे और बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के मुंह ताव देते हुए अदालत से बाहर आ जाएंगे कि हम देखिए साहब बाहर आ गए, कत्ल भी किया और 20 लाख में बाहर भी आ गए। ये कई जगह हमने ये सुना है। अब मैं जगह नहीं बताऊंगा, वो कई जगह हो सकती है। अब मुझे फसल कैसी हुई तो कहते हैं इसका मतलब ऐसी अच्छी फसल हुई है कि हम 3 कत्ल करके बरी हो सकते हैं। उनका मतलब ये कि ऐसा पैमाना उनका है, फसल इतनी उम्दा हुई है कि हम 3 कत्ल करके बरी हो सकते हैं। अगर ये पैमाना है, ये मैंने सुना था बचपन में अपने कि एक जमाने में जब कोर्ट में भी आप खरीद सकते थे, अब तो नहीं है, तो ये था कि हाँ 2 फसल, 3 फसल है कि 3 कत्ल करके निकल सकते हैं। इसका तो मतलब यही है कि अगर माफीनामा हमें लेना है, कोर्ट से हमने अच्छा वकील किया, कुछ खर्चा कोर्ट का आया, कुछ खर्चा हमने जो विक्टिम फैमिली थी उसको ले दे करके हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो मान लीजिए खर्चा दूना हो गया। लेकिन अगर हमारी डीप पॉकेट्स हैं, हमारे पास ऐसे माली हालात ऐसे हैं, तो हम उन माली हालात के जरिए अपने को बेगुनाह साबित कर लेंगे और बच जाएंगे कानून के फंदे से। बिल्कुल, लेकिन खैर सर शरिया में भी ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो समझती हूँ अगर किसी ने कत्ल किया है बिल्कुल तो नहीं उसको होनी हर चाहिए। हाल में सजा होनी चाहिए। सर लास्ट में मैं बस ये पूछना चाहूंगी, नई जनरेशन कितना इंटरेस्ट ले रही है पुलिस डिपार्टमेंट में आने में या वहां पे जॉब करने में? देखिए बद अच्छा बदनाम बुरा, पुलिस ने इतना ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, लेकिन जो शोहरत आम होती है वो चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, वो हमेशा ये कहते हैं कि जब वारदात हो जाती है, मुलजिम भाग जाते हैं, तब पुलिस इंद्रधनुष की तरह दिखाई पड़ती है और पुलिस पे तो ये माना ही जाता है कि वो बेईमान है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की तारीख में ऊंची तालीम वाले IIT IIM के बच्चे और बच्चियां हमारे यहाँ पुलिस में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन वही होता है कि जब सब कुछ कर देंगे आप और उसके बाद मालूम पड़ेगा या तो कोई और क्रेडिट ले लेगा या क्रेडिट आपको देगा नहीं। और कहीं पर भी कोई जलसा वगैरह होगा तो पुलिस अफसर को आप देखेंगे कि वो, आप पीछे रहिए, आगे नेता लोग ज्यादा रहते हैं या और लोग ज्यादा रहते हैं। तो ये कहते हैं कि जब चमन को थी जरूरत तब खून दिया हमने, और जब बाहर आई तो चमन ने पूछा तेरी जरूरत क्या है। तो ये एक फीलिंग रहती है। कुछ लोगों में जुनून रहता है कि अब तक 56 दबंग और सिंघम फिल्में देख करके कि वो पुलिस में ही जाएंगे, वर्दी ही पहनेंगे। लेकिन जो उसमें देखते हैं कि जो हालात है कि यहाँ मालूम पड़ता है कि मरने के बाद कहीं गैलेंट्री मेडल न मिल जाए, तो वो पुलिस से बड़ा परहेज भी करते हैं। लेकिन अब बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां अच्छे घरों के अच्छे तालीम वाले पुलिस में आना चाहते हैं, जो कि खुशी की बात है।
बिल्कुल और होना भी चाहिए और सर बिल्कुल आप लोगों का जो है बहुत बड़ा एक रोल होता है जिससे कि जो आम सिटीजन्स हैं वो बहुत अपने आप को महफूज समझते हैं और उसकी वजह जाहिर है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू साहिबा, बड़ी मेहरबानी, थैंक शुक्रिया, यू सर। आदाब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अल्लाह सर, हाफिज। जल्दी फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी जी। थैंक यू।